नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एसएससी जीडी में कितने पदों पर जो वैकेंसी आई है, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा और कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस में कितने कितने वैकेंसी जो है वो आए हैं, और इसके संपूर्ण पोस्ट के बारे में और सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, इसमें और क्या क्या जो नई जानकारी है वो सब कुछ भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया। दोस्तों, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है वो एक नोटिस आया है। नोटिस में है कि कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफल्स मैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026, जो इसका जो डेट है वो एक दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, यानी कि कुल एक मंथ, टोटल एक महीना जो है इसका फॉर्म अप्लाई होने का डेट रखा गया है। और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर तक है। और इसका जो फी जमा करने का तिथि जो है वो 1 जनवरी तक आप लोग फीस का पे कर सकते हैं। और दोस्तों, लेकिन 1 जनवरी का वेट मत कीजिएगा, आप लोग 31 से पहले ही इसका फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन डेट में अगर टेंटेटिव डेट बात करें तो ये फरवरी से अप्रैल के बीच में जो है एग्जाम इसका कंडक्ट हो जाएगा। तो लगभग हम देखें तो यहाँ पे लगभग 4 महीना जो है आपको तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, उससे ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। ये टेंटेटिव नहीं, कंफर्म डेट रखिए कि 4 महीना तक ही आप लोग इसका जो है एग्जाम डेट वो आ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। पे स्केल में जैसे बताया गया कि लेवल 3 का जो जॉब होता है, ये सीएपीएफ का सभी जॉब जो लेवल 3 के होते हैं, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपया का जो स्टाइपेंड बनता है। दोस्तों, अगर वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 23,467 पदों पे जो है वैकेंसी आई है, जो कि पिछले वर्षों के तुलना में काफी कम आई है दोस्तों। लेकिन काफी कम आई, इसके बात पर नहीं ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैकेंसी है वो इंक्रीज करेगा और लगभग कम से कम तो 50,000 से प्लस ये वैकेंसी जो जाने वाली है। क्योंकि बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अपना वैकेंसी जो है जारी नहीं किया है। जैसे ही उन लोग क्या करेगा, जारी करेगा, तो वैसे ही वैकेंसी क्या है, इंक्रीज करने की संभावना है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें मात्र 524 वैकेंसी ये प्राप्त हुआ, यानी कि बीएसएफ अभी जो है वैकेंसी वो दिया नहीं है। तो इसी कारण इसका वैकेंसी जो है वो इसमें नहीं दिखा रहा। अगर जैसे ही बीएसएफ इसमें वैकेंसी ऐड करेगा तो इसका वैकेंसी जो है वो इंक्रीज करके लगभग 50,000 से ज्यादा पदों पे आने वाली है। क्योंकि सीआईएसएफ को देखे, सीआरपीएफ वाला भी जो है अपना वैकेंसी जो है रिलीज नहीं किया है और बीएसएफ भी नहीं किया है। तो इन्हीं दोनों पदों में ज्यादा से ज्यादा भर्ती होते हैं। इसी कारण हम बता रहे हैं कि इसमें जो है वो वैकेंसी इंक्रीज करेगा। और देखिए, अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में कुल 13,135 पद है। सबसे ज्यादा अगर पद की संख्या बात करें तो सीआईएसएफ में ही इस बार रहने वाला है, और कट ऑफ भी इसी का सबसे ज्यादा जाता है एसएसएफ के बाद। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में कुल 5366 वैकेंसी है। और एसएसबी की बात करें जो 1764 पद है। और आईटीबीपी की बात करें तो 1099। और असम राइफल की बात करें तो 1556 पद है इसमें वैकेंसी। अगर हम लोग ये जो टोटल वैकेंसी था जो मेल कैंडिडेट का था। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में बीएसएफ का मात्र 49 वैकेंसी है। और सीएसएफ की बात करें तो 627। सीआरपीएफ फीमेल की बात करें तो 66। और एसएसबी यहाँ देखिएगा, एसएसबी का फीमेल की वैकेंसी जो है वो अभी तक काउंट नहीं किया गया, मात्र 0 वैकेंसी, यानी कि इसका जो वैकेंसी है वो भी कुछ दिन में बढ़ने वाला है दोस्तों। और आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में जो फीमेल का वैकेंसी है वो मात्र 91 है, यह सब राइफल का 71 है। अब हम लोग बात करते हैं एसएसएफ के बारे में। जो सबसे अधिक जिसका कट ऑफ जाता है एसएसएफ का ही जाता है, और सबसे अच्छा जॉब है जो पैरामिलिट्री में, यही एसएसएफ ही है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो मात्र 23 ही है, सिर्फ मेल का। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का एक भी वैकेंसी इसमें नहीं आया है दोस्तों। इसका जो वैकेंसी है फीमेल में नहीं है और मेल में ही है। तो अगर टोटल मिलाकर पूरा पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो टोटल मिलाकर जो पद है वो 23,467 पदों पर जो है वैकेंसी आई है दोस्तों, मात्र 23,467। इसकी वैकेंसी जो है अभी फिर से बता रहे हैं 50,000 से प्लस वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होकर होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि वैकेंसी हमेशा की तरह जो जैसे पिछला पर 25 वाला में भी वैसे ही बढ़ा था, 24 वाला में भी वैसे ही बढ़ा था।
तो इसका तैयारी ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी कम आया है तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बिल्कुल तैयारी तो शुरू करना ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय भी आपको बहुत कम दिया जा रहा है। और देखिएगा तो यहाँ पे जो अपना जो पहले एसएससी का एग्जाम लेता था, पहले कौन लेता था, तो ये टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब जो है वो किसी और कंपनी को दे दिया है। तो वहां भी क्या है कि उसका जो पूछने का एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, और इसका जो पूछने का तरीका जो है वो अलग था। तो आपको क्या करना है, सेट भी लगाते जाना। इसी दरमियान सेट भी लगाइए, जितना भी सेट, जितना जो मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फायदा करेगा। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट लगाकर नहीं जाइएगा तो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें साफ लिखा गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक ही जो है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर एज लिमिट की हम बात करते हैं, एज लिमिट में जो है वो कैंडिडेट का जो है वो 18 से, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष रखा गया है। जो कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले पहले हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद हुआ है तो आप ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी का 3 वर्ष छूट दिया जाता है, और एससी एसटी तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। अगर ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का जो है वो अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से पहले पहले तक का जो ओबीसी है मान्य होगा, और एससी एसटी दोनों सर्टिफिकेट जो है 1 जनवरी से पहले ही मान्य होगा। तो आप लोग अभी क्या करिए, अभी ही अप्लाई कर दीजिए, बाद का इंतजार मत कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही अगर बात का रहेगा तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है वो मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th, सिर्फ अगर आप 10वां पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ 10वां पास ही इसका जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर हम बात करें कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए क्या है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट में अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% का एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 3% का, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो कैसे अप्लाई करने के लिए आपको ssc.gov.in पे जाना है। इसी वेबसाइट पे जाकर आपको ओटीआर पहले कंप्लीट करना है। ओटीआर करने के बाद जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, कि रिसेंट यानी कि हाल ही में जो है फोटो खिंचवा कर ही आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी जो है वो सभी को 100 रुपया, मात्र 100 रुपया रखा गया है। और वुमेन कैंडिडेट या फिर एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन वाले को जो है फी में छूट दिया जाएगा, कि बिल्कुल फी जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो फी है वो वुमेन, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन का फी जो है वो माफ किया गया है, और बाकी का कैंडिडेट को 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसे विंडोज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का जो करेक्शन डेट है वो जैसे 1 जनवरी को फॉर्म लास्ट डेट होने वाला है, तो 8 से 10 तक के बीच में करेक्शन डेट दिया जाएगा। मात्र 2 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। अगर कोई गलती हो जाता है फॉर्म को अप्लाई करते वक्त तो घबराइएगा नहीं, आपको करेक्शन का डेट दिया जाएगा मात्र 2 दिन। उसमें क्या कीजिएगा कि जो गलती हुआ है वो आप बाद में सुधार सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेंटर एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ जाएगा, आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। तो देखिएगा अगर आप सीआर रीजन के आते हैं तो सीआर रीजन में कुल इतना जोन है, इतना जो एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गया, इतने सेंटर जो है सीआर रीजन में आते हैं। तो आप लोग इस सीआर रीजन में अगर आ रहे हैं तो इतने सेंटर में आप लोग प्रेफरेंस चुन लीजिएगा कि आप कहाँ सेंटर देना है, कहाँ से जाके एग्जाम देना है। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो ये सेंटर है। अगर आप लोग कर्नाटका रीजन में आते हैं तो ये इतना तमाम सेंटर है। अगर एमपीआर रीजन में आते हैं तो ये है। और अगर नॉर्दर्न रीजन में आते हैं तो इतना सारा सेंटर है। अगर नॉर्दर्न रीजन एनआर में आते हैं तो भी इतना सारा सेंटर है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग कि कौन से रीजन में आप लोग आते हैं। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। एग्जामिनेशन का पैटर्न दोस्तों, एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है एसएससी जीडी का। इसमें जो है टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है वो 2 मार्क्स दिया जाता है। अगर सही उत्तर होगा तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पार्ट ए 4 पार्ट में एग्जाम लेता है, पार्ट सी, पार्ट और डी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, चार। अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं।
और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पार्ट बी में होते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं। और मैथ्स की बात करें तो मैथ भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और हिंदी या इंग्लिश, यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। और आपको टोटल समय दिया जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा जो है समय दिया जाएगा। 1 घंटा में ही आपको 80 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम जो है वो कौन कौन से लैंग्वेज में होगी, तो लैंग्वेज की बात करें तो पहले आपका इतने सारे लैंग्वेज में आसामी, बंगाली, गुजराती, कर्नाटक, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, यानी कि टोटल 12 या 13 भाषा में जो है वो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। एक हिंदी इंग्लिश को अगर छोड़ दें तो इंग्लिश हिंदी के अलावा इतने लैंग्वेज में जो है एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 रखा गया, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का मार्क जो होता है वो आपको काट ले जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपका काट ले जाएगा। अगर हम लोग बात करें 4 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा, और 8 क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स कटेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं कि टेंटेटिव आंसर की जो आने के बाद आपको 50 रुपया चार्ज लगेगा पर क्वेश्चन। जब अगर आप लोग चैलेंज करते हैं तो 50 रुपया प्रति क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है। वो आंसर की आने के बाद इसका प्रक्रिया शुरू होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो है इतने सारे सिलेबस हैं, इतने सारे सिलेबस है जो क्वेश्चन आते हैं। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके लिए अगला हम लोग वीडियो लाने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़कर जो है आपको एसएससी जीडी में जो है वो सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो क्योंकि हमने भी जो 2-3 बार जो है वो इस एग्जाम को हम लोग क्रैक किया है, और इसी जिस तरीका से हमने क्रैक किया है उसी तरीका से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कैसे आप लोगों को क्रैक करना है। अब दोस्तों चयन की प्रक्रिया में जो पहला चरण था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखेंगे तो आप लोग मेल हैं तो आप लोगों को 5 किलोमीटर जो है वो रनिंग करना है, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप लोग फीमेल हैं तो फीमेल के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग करना है 8.5 मिनट में। दोस्तों इसमें लिखा गया कि फॉर कैंडिडेट और अदर बिलोंगिंग द लद्दाख रीजन, अगर आप कहीं और लद्दाख के अलावा कहीं और कोई और रीजन के हैं तो आपको ये कैटेगरी जो है फिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग लद्दाख रीजन के हैं तो लद्दाख रीजन के लिए क्या है कि 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है वो रनिंग करना पड़ेगा अगर आप मेल हैं। अगर आप लोग फीमेल हैं लद्दाख रीजन के हैं तो आपको 5 मिनट में 800 मीटर की जो है रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है वो हाइट मेजरमेंट होता है। हाइट में जो है वो अगर आप मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। और दोस्तों अगर आप बात करें तो ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब, अगर शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो अगर मेल हैं तो 162 सेंटीमीटर, अगर फीमेल है तो 150 मीटर। और दोस्तों आप इधर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं तो 177 147.5 सेंटीमीटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर जम्मू कश्मीर के तो 165 मेल, और फीमेल के 135। ये सब देख लीजिएगा आप लोग कौन से रीजन में है। अब हम लोग बात करते हैं इसके चेस्ट मेजरमेंट की। चेस्ट मेजरमेंट में जो है वो 80 सेंटीमीटर जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर जो है वो आपको फुलाना पड़ेगा, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर जो है इसके जो मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट होता है चेस्ट इसका स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट का। अगर आप लोग दोस्तों शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो 76 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होगा। और देखें तो अगर आप लोग गढ़वाल है, कुमायूं, डोगरा, मराठा ये सब हैं तो आपको 78 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट साइज है, और 5 सेंटीमीटर यहाँ भी रिक्वायरमेंट है जो चेस्ट एक्सपेंशन का। अगर दोस्तों हम लोग वेट की बात करें तो वेट का जो है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एक चार्ट में है मिला लीजिएगा कि आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग कितना उसके हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट कितना होना चाहिए। ये आप लोगों को क्या है कि आप लोग एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग सब मिला लीजिएगा। एक चार्ट आता है उसमें चार्ट में देख लीजिएगा कि आपके हाइट और ये एज के अनुसार जो है आपका वेट कितना होना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों अब हम लोग बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अगर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करें तो लिखा गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पुल आउट द फिजिकल और पीएचटी। अगर आप पीईटी और पीएचटी पास कर जाते हैं तभी आपको डीईएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रूफ के तौर पे जो देना पड़ेगा, उसी के नाम पे आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को ऑथराइज सेंटर से है बनवा लेना है। अगर आप लोग एनसीसी कैंडिडेट कोडर हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहां का सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। और दोस्तों अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें 3 चरण में एग्जाम होता है। पहला चरण की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, दूसरा की बात करें तो पीईटी या पीएचटी होता है, और तीसरा की बात करें तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या डीवी होता है। दोस्तों अगर सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो समय है वो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करना होता है और 160 मार्क्स का होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग कितना है तो 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। पीईटी पास करने के बाद जब आप लोग सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे तो पीईटी या पीएचटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसका जो स्टैंडर्ड जो हम ऊपर बता चुके हैं। और उसके बाद अगर पीईटी पीएचटी पास करते हैं तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद ही जो है वो आपको मेरिट लगेगा। मेरिट जो है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जितना अच्छा स्कोर करिएगा उसी के नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट लगता है दोस्तों। अगर आप यूआर है तो 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और ओबीसी है तो 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और ऑल अदर कैटेगरी है तो 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट आपको 5% जो है मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% दिया जाएगा, और ए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2% जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे कैसे चुनना है दोस्तों। तो सबसे मेन जो है इसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस चुनने का ही होता है। तो हम देखिए इसमें दोस्तों बताते हैं कि सबसे पहले अगर आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा तो सबसे पहला नंबर पर एसएसएफ दीजिएगा। और दूसरा नंबर की बात करें दूसरा नंबर पे तो इसमें दूसरा नंबर को दीजिएगा CISF दूसरा नंबर पे। अगर हम तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर पे ITBP दीजिएगा। और चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर पे असम राइफल दे सकते हैं। पांचवा की बात करें तो सीआरपीएफ, और छठा की बात करें तो एसएसबी, और सातवां सबसे लास्ट में अगर है वो आप लोग बीएसएफ दे सकते हैं। ऐसे आपका अकॉर्डिंग जो आपका चॉइस के अकॉर्डिंग जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है चुन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एसएसजीडी के तहत जो नोटिफिकेशन आया उसकी जानकारी जो है हम आप लोगों के बीच जो है वो साझा कर चुके हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जानकारी चाहिए इसके तहत जो भी जानकारी आपको चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके जैसे ही बताइएगा वैसे ही आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसएसजीडी या तमाम जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इस कंपटीशन एग्जामिनेशन का सभी का जो जानकारी है इस वीडियो पे इस चैनल पे हम लाते रहते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।